नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और अब वक्त है देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का। पहली खबर आपको बताते हैं धूमनगंज से, जहां पर एटीएस की टीम से अतीक का सामना हुआ और भाई अशरफ से भी पूछताछ हो रही है। दूसरी बड़ी खबर जो आज हम आपको बताएंगे, यूपी सरकार के मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है, दहशत फैलाने वालों पर कार्रवाई हो रही है। और तीसरी बड़ी खबर जो आज सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान, जबरन फंसाने की साजिश हो रही है और लगातार अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस खबर को विस्तार से बताएंगे, लेकिन चौथी खबर भी आपको बता देते हैं। M3M बिल्डर पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्योंकि हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और प्रमुखता से दिखाने के बाद यह असर हुआ है। तो चारों बड़ी खबर को हम विस्तार से बताएंगे। शुरुआत करते हैं। तो आज ये चार बड़ी खबरें हम आपको विस्तार से बताएंगे और इसके अलावा देश प्रदेश की और भी तमाम बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे और इन चारों खबरों पर चर्चा करने की भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम पहली खबर की बात करें तो एटीएस की टीम का सामना हुआ अतीक और अशरफ से। इन खबरों को हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको पहले बता देते हैं। लखनऊ से शाहजहांपुर हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मृतकों के परिजनों को प्रति मृतक 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता के निर्देश दे दिए गए हैं। गंभीर घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता के निर्देश दिए गए हैं। आर्थिक सहायता तत्काल प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर वाले हादसे में खुद संज्ञान लिया है और घायलों का तत्काल इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। गंभीर रूप से जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है और तत्काल देने का ऐलान किया गया है। तो अब देखिए कि शाहजहांपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ। सबसे पहले तो सबसे बड़ी गलती, ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर के लोग जा रहे थे, जबकि पूर्णतः प्रतिबंध है। ट्रैक्टर ट्रॉली को सवारियां ढोने के लिए मना है। बावजूद इसके ट्रैक्टर ट्रॉली में लोग सवार होकर के जाते हैं, बड़ी संख्या में जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और ऐसे में जब बड़ा हादसा हो जाता है तो फिर इस प्रकार की तस्वीरें सामने आती हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस खबर में अब स्वयं संज्ञान लिया है और इसी के साथ साथ घायलों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। के कुछ लोग थे जो यहाँ जल भरने के लिए किसी भागवत कथा के लिए, ट्रैक्टर ही जैसा आप देख रहे हैं यहाँ से टकरा के और नीचे गिर गई। काफ़ी लोग इसमें थे गांव के, इसमें कैजुअलिटी भी हुई है, लोगों को चोट भी लगी है। अभी हम लोग सीएससी जा रहे हैं। अभी तक जो कंफर्मेशन आई है 6 लोग की आई थी, 3 की कैजुअलिटी हो गई है और 10 लोग करीब गंभीर रूप से घायल है, जिनको वहाँ जिला अस्पताल भिजवाया गया है। सभी जगह पे जो व्यवस्थाएं हैं वो गियर्ड अप है। हमारे सीओ सिटी वहाँ मौके पे हैं सदर अस्पताल में, इंश्योर करने के लिए कि प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाए। ग्राम सनौरा जैसे ही आगे आए पता लगा कि ट्रैक्टर ट्राली श्रद्धालुओं की वो यहाँ से गंगा जल भरने आई थी और ट्रैक्टर ट्राली जाना था बाएं साइड से उन्हें जल भरना था, लेकिन ड्राइवर धोखे से पुल के अंदर आ गया। जब उसने ट्रैक्टर ट्राली बैक करने में ये ट्रैक्टर ट्राली नीचे गिरी जाके, देखिए बहुत ही जघन्य दुर्घटना है। सब टोटल गरीब लोग थे, जो भक्त लोग थे, गरीब थे, महिलाएं थी, बच्चे थे। मैंने तो जब लाशें यहाँ से ऊपर के ऊपर देखी तो मेरी आंखें बंद हो। तो देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि कितना बड़ा ये हादसा हुआ है। अफरा तफरी का माहौल बन गया, परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है और हालांकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है, लेकिन यहां पर बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार बार बार इस प्रकार के हादसे क्यों हो रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली से जिस प्रकार से हादसे सामने आ रहे हैं, क्या उससे लोग सबक नहीं ले रहे हैं? कुछ आंकड़े हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कब कब ट्रैक्टर ट्रॉली में लोगों के सवार होने की वजह से हादसे हुए हैं। 13 मार्च 2023 को भी एक हादसा हुआ था फर्रुखाबाद में,
फिर सितंबर 2022 में लखनऊ में 10 लोगों की मौत हुई थी। अक्टूबर 2022 में कानपुर के घाटमपुर में 26 लोगों की मौत हो गई थी ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होने की वजह से। और 13 मार्च 2023 को भी फर्रुखाबाद में दो की मौत हो गई थी। तो सितंबर 2022 में भी लखनऊ में 10 की मौत हो गई थी। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिरकार जब बार बार मना किया जाता है कि ट्रैक्टर ट्रॉली को सवारियों को ढोने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, सख्त निर्देश दिए जाते हैं, फिर भी बावजूद इसके इस प्रकार की तस्वीरें क्यों सामने आती हैं? दीपक दीक्षित हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ और अस्पताल से बने हुए हैं। तो हम सबसे पहले जानकारी लेंगे दीपक आपसे ये कि अभी तक कितने घायलों की पुष्टि हो चुकी है और जो घायल अस्पताल में पहुंचे हैं क्या वो गंभीर रूप से घायल है और कैसी हालत है उनकी? नहीं, देखिए बिल्कुल कीर्ति, तो घायल अभी तक यहाँ पर आए हैं, उनको लगातार एम्बुलेंस से और आ भी रहे हैं। अभी तक लगभग 1 दर्जन के ऊपर जो घायल हैं उनको यहाँ पर लाया गया है। हालांकि अभी जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर नहीं लाई गई है, शायद उनको सीधा पोस्टमार्टम हाउस ले जाया जाएगा। और कहीं न कहीं अभी आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हो पाई है, क्योंकि अधिकारियों से जब बातचीत हुई है तो अधिकारियों ने साफ तौर से कहा कि अभी ये देखना होगा कि कितने लोगों की इस हादसे में जो है मौत हुई है। अब लेकिन ये हादसा बहुत ही दर्दनाक है और कहीं न कहीं ये जो हादसा हुआ है तिलहर क्षेत्र में, तो जो वहां के लोग थे, उन्होंने जिन लोगों ने अपने आप आंखों से देखा है, उनके जो आंसू थे वो नहीं रुक रहे थे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जो लोग ये गांव से जब ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर के कीर्ति जब निकले थे, इनको ये अंदाजा नहीं था कि इनके साथ ये बड़ी घटना होने वाली है, बड़ा हादसा होने वाला है। तो कहीं न कहीं ये जो हादसा हुआ है इसको लेकर के ये जो यहाँ पर अधिकारी हैं वो जिला अस्पताल में आ गए हैं। जो बड़े अधिकारी है वो मौके पर भी पहुंचे थे। तो साफ तौर से कहीं न कहीं ये जो बड़ी घटना है कीर्ति, ये हृदय विदारक घटना है। क्योंकि जिस तरह से जो लोग लाए जा रहे हैं, जो गंभीर लोग यहाँ पर जिनका इलाज होना है, कहीं न कहीं जो इलाज इनका यहाँ पर नहीं हो पाएगा तो उनको लखनऊ रेफर किया जाएगा। लेकिन उनका इलाज अभी फिलहाल यहाँ पर शुरू हो गया है। जो डॉक्टरों की टीम है, देखिए कीर्ति, वो भी यहाँ पर काम कर रही, जो और अधिकारी है, जो एसपी सिटी है यहाँ पर मौजूद है, सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर मौजूद है, तमाम अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर कीर्ति अभी मौजूद है। नहीं, लेकिन दीपक, तमाम अधिकारी अब इस घटना के हो जाने के बाद वहां पर मौजूद है। अगर ये सतर्कता पहले दिखा दी होती तो शायद ये बड़ा हादसा ना होता। क्या कोई भी अधिकारी इस घटना की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है या गलती मानने के लिए तैयार है? बिल्कुल कीर्ति, घटना की जिम्मेदारी कोई भी अधिकारी लेने को इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि साफ तौर से उनका ये कहना है कि ये घटना हो गई है और इसमें लगातार लोगों का इलाज होगा और इलाज के बाद, लेकिन अगर शायद इलाज की नौबत जब अब आई है और इससे पहले ही अगर ट्रैक्टर ट्राली पे जो लोग जाया करते थे उनको रोका जाता, जो पुलिस है, वो ट्रैफिक पुलिस है, अगर वो उनको रोकती, नहीं आने देती, तो शायद ये तिलहर क्षेत्र में इतना बड़ा हादसा नहीं होता कीर्ति। लेकिन आज जो अधिकारी है वो इस हादसे को अपने ऊपर नहीं आने देना चाहते, क्योंकि जिस तरह से ये हादसा हुआ है ये बड़ा हादसा है। क्योंकि जब ट्रैक्टर गांव से आ रहा था और जो जल था वो नदी से उन्हें लेना था, लेकिन कहीं न कहीं जो ट्रैक्टर था उसका ये बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर था उसकी कहीं न कहीं थोड़ी लापरवाही रही है। ब्रेक जो रेस है उस पे पैर रखने से वो ट्रैक्टर रेलिंग से नीचे गिर गया और उसपे जो लगभग 1 दर्जन से ऊपर जो है बताई जा रही कि मौत हो गई है। लेकिन कहीं न कहीं इस घटना की जो जिम्मेदारी है वो बड़े अधिकारियों को लेनी चाहिए, देखनी चाहिए, क्योंकि जो हादसा हुआ है कहीं न कहीं ये बड़ा हादसा है शाहजहांपुर के लिए। और इससे पहले भी जब देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा है कि पहले भी ऐसी जो घटनाएं हुई उसके बाद उन्होंने जो कहा है कि ऐसे जो ट्रैक्टर ट्राली है उनको नहीं यूज होना चाहिए, जो कमर्शियल के तौर पे जो यूज किया जा रहा है। कि हालांकि लोग अपने अलग से उसको यूज करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये एक बड़ी घटना है कीर्ति। और उस घटना के बाद से अधिकारी भी लगातार जो है वो जिला अस्पताल से लेकर जो घटना स्थल है वहाँ का मुआयना कर रहे हैं। ठीक है दीपक, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना है कि इस प्रकार की लापरवाहियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और लापरवाही बढ़ने की वजह से इस प्रकार के हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ आंकड़े हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर किस किस वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपको बताएं कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने को लेकर के योगी सरकार की गाइडलाइन क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। और वाहन 4 सॉफ्टवेयर में ट्रैक्टर का ब्यौरा दर्ज हो, ये गाइडलाइन में साफ तौर पर कहा गया है। हर 2 वर्ष में जांच होनी चाहिए। ट्रॉली के पीछे इंडिकेटर बहुत अनिवार्य है। ट्रैक्टर ट्रॉली के उपयोग को लेकर के सख्त कदम उठाने की जरूरत है। कृषि और गैर कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों का रंग भी
अलग अलग होना चाहिए। दीपक देखिए, ये जो बड़ा हादसा हुआ सो हुआ, लेकिन अगर यहां पर हम देखें नियमों को किस प्रकार से अनदेखा किया जाता है। हम जब रात को सड़कों पर निकलते हैं तो साफ तौर पर देखा जाता है कि जब बिल्कुल किसी ट्रैक्टर के करीब आया जाता है तो पता चलता है कि रास्ते में कोई ट्रैक्टर भी चल रहा है। यानी कि साफ तौर पर जो कदम उठाए जाने चाहिए कि ट्रैक्टर के पीछे इंडिकेटर होना चाहिए, वो नहीं होता। और इसी के तहत जो ट्रैफिक नियम होते हैं वो फॉलो नहीं किए जाते, बिल्कुल बीच वाली लेन में ट्रैक्टर चलाया जाता है। तो इस प्रकार की लापरवाहियों पर आखिरकार कब नजर पड़ेगी, कब इन्हें दुरुस्त किया जाएगा, कब लोगों को जागरूक किया जाएगा? देखिए बिल्कुल लगातार ये सरकार के निर्देश भी रहते हैं अधिकारियों को कि वो जो ट्रैक्टर ट्राली है उस पर रेडियम लगाया जाए। और जो ट्रैक्टर ट्राली इस समय चल रही है, अभी आपने देखा होगा, अभी जो तस्वीरें आ रही हैं, जो आज हादसा हुआ उससे पहले भी अगर हम देखें तो जो ट्रैक्टर ट्राली है जो गन्ने को लेकर के चीनी मिल जाती है, कहीं तो वो बीचों बीच रोड पर जब उसको लेके जाते हैं तो पीछे से कहीं कहीं इनको बड़ा हादसा हो जाता है। लेकिन अगर रेडियम उसमें ट्राली के पीछे अगर रेडियम लगा हो तो भी उसमें जो है कि ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है जो आज घटना हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, देखिए इस पर ध्यान अगर देते तो शायद ये बड़ा हादसा आज नहीं होता कीर्ति। और ये हादसा जो है बड़ा दुखद है, क्योंकि शाहजहांपुर के लिए, जो तिलहर क्षेत्र के लिए जो लोग थे, जो एक ही गांव से वो लोग आए थे और 25 लोग जा रहे थे। देखिए सबसे बड़ी बात है, जो पूजा करने के लिए जा रहे थे, वहां से जल लेने के लिए जा रहे थे कीर्ति, उनको ये नहीं पता था कि आज उनके साथ क्या होने वाला है, क्या ये कितनी बड़ी घटना होने वाली है, ये उनको नहीं पता था। लेकिन इस घटना के बाद से जो लोग क्षेत्र के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनके वो बड़ा परेशान है। क्योंकि देखिए परेशानी वाली और दुख की घड़ी है उन लोगों के सामने कि इतनी बड़ी घटना हो गई और आखिर लापरवाही, कोई किसकी लापरवाही है या फिर सर पे कोई लापरवाही नहीं लेना चाहता, ये किसकी वजह से ये घटना हुई। लेकिन कहीं न कहीं जो पुलिस है, अगर शायद ये ट्राली उसको देखती और रोकने की कोशिश करती तो ये बड़ा हादसा नहीं होता। ठीक है दीपक, जैसे इस बड़ी खबर में कोई भी अपडेट आएगी हम तक पहुंचाइएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस प्रकार से ये हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं वो एक बड़ी चिंता का विषय जरूर है। और क्या एक बार फिर से इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है? क्या सरकार को इसमें सख्त होने की जरूरत है? क्या प्रशासन को दुरुस्त होने की जरूरत है? लोगों को प्रति व्यक्ति जिम्मेदारी लेने की जरूरत है? ये तमाम फैक्टर्स हैं। एस आनंद हमारे साथ एसपी जुड़ चुके हैं शाहजहांपुर से। एस आनंद जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। और ये जिस हादसे की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं उसमें सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि क्या वहां पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती नहीं थी, और जिस प्रकार से ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर के खुद मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिए गए, बावजूद इसके लोग उसमें यात्रा करते हैं और रोका नहीं जाता इस प्रकार के लोगों को, क्यों? ये बिल्कुल गांव का ही मामला था। दरअसल ट्रैफिक पुलिस की ऐसी भी बिल्कुल देहात का मामला है। ये एक गांव पड़ता है सनौरा, वहाँ के कुछ भागवत होना था तो वहाँ ये लोग जल लेने गए थे। और बगल में एक गांव रटा पड़ता है जहाँ पे एक नदी का पुल है। तो ये जो ट्रैक्टर है वो नदी के पुल के रेलिंग से लड़ गई और नीचे गिर गई ट्रैक्टर ट्रॉली। उससे ये दुखद हादसा हुआ है। एस आनंद जी, ये भी मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि कहाँ कमी रह जाती है, क्योंकि आप लोगों की ओर से बड़े बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन धरातल पर लोगों तक पहुंच चलाए नहीं जाते हैं। पाते। लोगों को बताए जाते हैं, बताया भी जाता है कि ट्रॉली पे सवारी ना करें। लेकिन अब गाँव का परिवेश है, जानते हैं कि कोई आयोजन होना है तो उसी पे लोग बैठ गए नदी से पानी लाने के लिए। तो उसी में ये दुखद हादसा हुआ। हालांकि तत्काल ही पुलिस वहां, जैसे ही इन्होंने सूचना दी, पुलिस वहां मौके पहुंची, तमाम एम्बुलेंसेस को तुरंत तलब कर लिया गया वहां प्रयास करके, और जितने भी जल्दी से जल्दी लोगों को वहां से इवैक्यूएट कराया गया, जिसके कारण से कैजुअलिटी जितनी भयावह दिख रही थी वहां मौके पे उतनी नहीं हुई। वहां उस पर कुल मिला के करीब 35 लोग सवार थे उस ट्रॉली में। और अभी तक जो कैजुअलिटी की सूचना आई है वो 11 की आई है हमारे पास, जो हम लोग CHC में है। वहाँ सदर अस्पताल में भी घायलों को भिजवाया गया जिनका उपचार चल रहा है। 8 लोगों का उपचार यहाँ पे CHC में चल रहा है। CMO खुद मौजूद है, सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। DM साहब हम लोग मौजूद हैं, हमारे ADG महोदय और हमारे IG महोदय जो मौके पे हैं, और उनके निर्देशन में ये घायलों का इलाज और उनके लिए जो बेस्ट इंतजाम हो सकता है चिकित्सकीय सुविधा वो उपलब्ध कराई जा रही है। एस आनंद जी, एक और सवाल यहाँ पर मैं पूछना चाहती हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि हमारे जो रिपोर्टर है वो बता रहे हैं कि जहाँ पर यह हादसा हुआ वहां पर पास में ही चौकी थी। तो अगर पास में ही चौकी थी तो क्या जी, लेकिन वो रास्ते में नहीं पड़ती है। बेसिक चीज ये है कि जैसे गांव से कुछ लोग चले और नजदीक में ही वो नदी है तो वहां के लिए वो निकले, तो ये चीजें अब पुलिस को हर जगह खबर होने की थोड़ी सी दिक्कत है। यदि ये थोड़ा अपने स्तर पे भी थोड़ा सजग रहते, सचेत रहते तो ऐसी बात नहीं होती। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो भी प्रयास हो रहा है, जो बेस्ट मेडिकल इंतजाम हो सकता है, जो ट्रीटमेंट हो सकता है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है।
चलिए ठीक है सर, हम उम्मीद करते हैं कि सिस्टम और दुरुस्त हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और 11 कैजुअलिटी खुद एसपी साहब हमें बता रहे हैं और आगे अगर आंकड़ों में इजाफा होता है तो हम आपको अपडेट देंगे। आगे बढ़ रहे हैं, कुशीनगर से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। सवारियों से भरी बेकाबू बस पलट गई। हादसों में बस सवार करीब 2 की मौत हो गई है। करीब 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भेजा है। नेबुआ नौरंगिया थाना के गुमती नगर चौराहे के पास यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की कुशीनगर से, जहां पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भेजा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, नेबुआ नौरंगिया थाना के गुमती नगर चौराहे के पास हादसा हुआ, जहां पर सवारियों से भरी बस पलट गई और बेकाबू बस पलटी है। क्या रफ्तार तेज थी, यहां पर ओवरलोडेड थी, ये तमाम फैक्टर्स यहां पर जरूर ध्यान देने वाले हैं। हादसे में बस सवार करीब 2 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। नेबुआ नौरंगिया थाना के गुमती नगर चौराहे के पास हुआ हादसा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुशीनगर से सवारियों से भरी बेकाबू बस पलटी और हादसे में बस सवार करीब 2 की मौत हो गई है। करीब 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो देखिए, एक के बाद एक ये लगातार हादसे सामने आ रहे हैं और इसमें समझना यही जरूरी है कि आखिरकार कहां लापरवाही हो रही है। डीके यादव संवाददाता हमारे साथ बने में ज्यादा जानकारी के साथ। डीके यादव, पहले समझना चाहेंगे कि किस वजह से हादसा हुआ। क्या रफ्तार तेज थी या फिर ड्राइवर की गलती की वजह से हादसा हुआ? किस प्रकार से हादसा हुआ? जी देखिए, ये कुशीनगर जनपद के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के गोमती नगर चौराहे के पास की घटना है। अभी जो है कि कुछ देर पहले की बताई जा रही है, जहां एक जो है कि अनियंत्रित होकर, हालांकि बस की जो गति वो तेज बताई जा रही थी और इस बस की गति इतनी तेज थी कि जिसकी वजह से वो जाकर अनियंत्रित होकर और सड़क के किनारे पलट गया। और आसपास के लोगों ने जब ये दृश्य देखा तो किसी तरह से आनंद फानने में लोगों ने उठाया, लेकिन तब तक जो है कि एक जो छात्रा थी उसकी मौत हो गई और एक बुजुर्ग की मौत हो गई है और इसमें लगभग दर्जनों लोगों को घायल होने की बात बताई जा रही है। हालांकि जो मौके पर जो लोगों ने वहां से सूचना दिया पुलिस को, पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से लोगों को वहां से जिला अस्पताल में भर्ती भिजवाया गया है, जहां पे उन लोगों का इलाज चल रहा है। एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह से प्रशासनिक जिम्मेदार जो इसके है वो कहीं न कहीं जो है कि इस पर उदासीनता है। नहीं तो अगर जिम्मेदार अगर इस तरह से डगामार वाहनों के अगर संचालन पर रोक अगर लगाते तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। इसके पहले भी कई बार इस तरह की घटना हो गई है और लेकिन उसके बाद भी जो जिम्मेदार है कुछ कार्रवाई कर देते हैं, उसके बाद जो है कि ठंडे बस्ते में इस चीज को डाल देते हैं। अगर ये अभी 2 जाने गई हैं, हालांकि इसमें अभी देखना यह होगा कि जिला अस्पताल में जिन लोगों का इलाज चल रहा है, कितने लोग जो है कि जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। अभी उसमें कई लोगों की जो है कि मृत्यु होने की भी सूचना बताई जाएगी, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया। लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिम्मेदार है वो कहीं न कहीं मौन है और इस तरह के जो है कि जिले में दर्जनों जो वाहन है बिना परमिट के, बिना उस तरह के वो धड़ल्ले से चल रहा है। जी ठीक है डीके यादव, कोई बड़ी खबर, कोई बड़ी अपडेट इसमें मिले तो जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। यूपी एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक और अशरफ ने राज उगला है। कश्मीर में आतंक फैलाने वाले दहशतगर्द से लिए थे हथियार। अतीक और अशरफ ने दहशतगर्द के नाम बताए। दहशतगर्दों से हथियार सप्लाई करने वालों का नाम भी सामने आया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतीक और अशरफ ने राज उगला। तो देखिए, पहले पाकिस्तान कनेक्शन और अब कश्मीर में आतंक फैलाने वाले दहशतगर्दों के साथ नाता, और ऐसा संबंध, ऐसा नाता कि हथियारों की सप्लाई होती है। अब अतीक अहमद एक के बाद एक राज खोल रहा है। दहशतगर्दों से हथियार सप्लाई करने वालों का नाम भी सामने आया है। ये सूत्रों के हवाले से हालांकि बड़ी खबर अभी आपको बता रहे हैं। जैसे इस खबर की पुष्टि होती है तो ये तय है कि बहुत से ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे जो देश में माहौल खराब करना चाहते हैं। नीलेश चौहान हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। नीलेश, देखिए, पहले पाकिस्तान के साथ नाता और अब कश्मीर में जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं उसके साथ नाता। हथियारों की बड़ी संख्या में सप्लाई हो रही है, यानी कि अब ये तय है कि एक के बाद एक कई नाम उजागर होंगे। देखिए, इसका बिल्कुल जो अभी सूत्रों के हिसाब से जो खबर सामने निकल कर आई है, जिसमें एटीएस ने तमाम बड़े खुलासे किए हैं। जिस तरीके से अतीक और अशरफ लगातार जो है कश्मीर के दहशतगर्दों के संपर्क में थे, जो हथियार उनके शूटर से इस्तेमाल कर रहे थे, जो अशरफ के पास से हथियार बरामद हुआ है या गुलाम के पास से बरामद हुआ है, सभी जो है कश्मीरी दहशतगर्दों से खरीदे गए थे। और इनमें जो इनके आपस में जो तालमेल बैठाने वाले लोग थे, जो मिलाने वाले लोग थे, उनका भी नाम निकल कर सामने आया था। और अतीक ने अभी तक जो सूत्रों के हिसाब से
मामला पता चला है, जानकारी मिली है, उसके अनुसार उन लोगों के भी नाम अतीक और असरत ने बताए हैं। जल्द ही एटीएस उन लोगों की भी तलाश में कई जगहों पर दबिश से भी कहीं ना कहीं कश्मीरी दहशतगर्दों की बात करें तो लगातार कश्मीर से ऐसी खबरें आती हैं कि कश्मीरी दहशतगर्दों के चलते जो है कई पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं, कई पर आत्मघाती हमले हो जाते हैं। तो इन दहशतगर्दों के साथ अगर अतीक और असरत के संपर्क के और उत्तर प्रदेश में वो हथियार सप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इन दहशतगर्दों के संपर्क रखने वाले उत्तर प्रदेश में कई ऐसे लोग होंगे जो उत्तर प्रदेश में हथियारों की सप्लाई माफियाओं को कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी ठीक सफलता है है। नीलेश, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के कार्यकाल आते ही कांग्रेसी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। टिकट न मिलने से नाराज उम्मीदवारों ने नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया और कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए। और इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुज्जर का बयान सामने आया है। धीरज गुज्जर ने कहा कि अभी सिर्फ 15 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। 95 पार्षदों की जो लिस्ट आई है वो फर्जी है। तो लखनऊ से पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पार्टी दफ्तर के बाहर कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। तक कांग्रेस पार्टी ने 15 टिकट घोषित किए हैं। किसी शरारती व्यक्ति ने अपनी तरफ से लिस्ट बना के व्हाट्सएप पर डाल दी, उसको लेकर बवाल किया जा रहा है। अब तक मेरे प्रदेश जी से नकुल दुबे से जो जानकारी ली, कोई लिस्ट जारी नहीं की गई। तो ये जो कहाँ जारी हुई है? वही सोशल मीडिया पे किसी शरारती व्यक्ति ने व्हाट्सएप। सर आपका फेसबुक कौन चलाता है सर? सबसे बड़ी बात तो ये है, आपका अपना ही कार्यकर्ता कोई होगा। हमारे फेसबुक पे कोई लिस्ट नहीं है अभी। आपके फेसबुक पे लिस्ट पड़ी थी, उसके बाद डिलीट की गई है। नहीं, कांग्रेस पार्टी के। मैं बता रहा हूँ ना आपको, जब मैं अधिकृत रूप से आपको कह रहा हूँ कि मैंने प्रदेश जिस जानकारी करी, उन्होंने मुझे बताया कि अब तक सिर्फ लखनऊ में 15 वार्डों टिकट जारी हुआ और कोई टिकट नहीं हुआ। तक कांग्रेस पार्टी ने तो देखिए, जांच के साथ ही नए सिरे से जारी होगी पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट। कांग्रेस नेताओं ने खूब प्रदर्शन किया। फर्जी सूची पर कांग्रेस ने बैठक बुलाई है और बड़ा सवाल यह है कि ये फर्जी सूची जारी करने वाला कौन है। पार्षद प्रत्याशियों की फर्जी लिस्ट की भी जांच होगी। जांच के साथ ही नए सिरे से पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी होगी। तो फर्जी सूची पर कांग्रेस ने बैठक बुलाई है। संदीप मिश्रा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से लाइव बने हुए हैं। संदीप, ये अपने आप में हैरान कर देने वाला है कि लगातार तमाम पार्टियां सूची जारी कर रही हैं, ऐसे में कांग्रेस की भी एक सूची जारी होती है और फिर ये कह दिया जाता है कि ये तो फर्जी सूची है, अब इस पर जांच होगी और उसके बाद नए सिरे से सूची जारी की जाएगी। इस खबर को किस प्रकार से देखा जाए, किस प्रकार से समझा जाए? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे खबर यही है कि पहले सूची जारी की जाती है, फिर उसका हंगामा होता है और हंगामा होने के बाद से जो है उस सूची को ये कह करके टाल दिया जाता है कि वो लिस्ट फर्जी है और पूरी तरीके से बेबुनियाद है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से कांग्रेस के अपने एक फेसबुक पेज पे कांग्रेस के यानी कि जो कांग्रेस का अपना एक फेसबुक पेज है उस पर लिस्ट को पहले जारी किया जाता है, फिर उसके बाद से वहाँ से उसको डिलीट कर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि ये लिस्ट जो है पूरी तरीके से फर्जी है, यानी कि 95 ऐसे प्रत्याशी थे जिनके आवेदन किए गए थे, उनकी लिस्ट को घोषित किया गया था कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस ने फिर इसको जो है सर्कुलेशन भी किया था, यानी कि उनके जो प्रवक्ता हैं वो सभी मीडिया के चैनलों को जो है बांटते नजर आए। उसके बाद जब लोगों को पता चला, वो जो आवेदन करते चले आ रहे थे, जो लगातार पार्टी के लिए काफी लंबे वक्त से काम करते चले आ रहे थे, उनके नाम ना होने पर वो सब ने नाराजगी जताई और इसके साथ में काफी देर तक विरोध हुआ इस बात को लेकर के कि टिकट में जो है बंटवारा किया गया, टिकट में जो है सांठगांठ की गई है। तो इन बातों को लेकर के लगातार प्रत्याशी जो है कांग्रेस के नारेबाजी लगा रहे थे, कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाए। लेकिन उसके बाद से जब राष्ट्रीय सचिव धीरज गुज्जर वहां पहुंचते हैं तो उसके बाद सारे प्रत्याशी उनको घेर लेते हैं। वो साफ तौर पे यही कहते नजर आते हैं कि हमारी तरफ से कोई लिस्ट नहीं जारी की गई है, यानी कि हमने अभी तक कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं जारी की है, लेकिन साफ तौर पे वो बसते नजर आए। लेकिन सच बात ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने बैकफुट पे आकर के पहले तो लिस्ट जारी करती, फिर उसके बाद जब प्रदर्शन होता
नाराजगी देख कार्यकर्ताओं की, तो वो बैकफुट पे आते हैं, फिर उसके बाद उसको ये कह करके हटा देते हैं कि ये लिस्ट हमारी तरफ से नहीं जारी की गई है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में के बाहर आज 2 दिन बचे हुए हैं और लगातार प्रत्याशियों को नामांकन भी करना है, उसके लिए समय बहुत कम बचा हुआ है। अब जो है अगर नई लिस्ट जारी करते हैं तो आज कितनी देर हम जारी करते हैं, ये सबसे बड़ा विषय होगा। और फिर उसके बाद जो जांच कमेटी बनाई है, वो जांच कमेटी में किस तरीके से उसकी जांच होती है, किन किन बिंदुओं को लेकर के चर्चा की जाएगी, ये सबसे बड़ा अहम विषय होने वाला है। ठीक है संदीप, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, लखनऊ से अगली बड़ी खबर। आरएलडी ने प्रत्याशियों का किया ऐलान। निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। आरएलडी ने 19 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरएलडी ने 19 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। निकाय चुनाव के लिए आरएलडी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। आरएलडी ने प्रत्याशियों का ऐलान किया है और न्यूज़ वन इंडिया के पास एक्सक्लूसिव लिस्ट भी है जिसमें सभी प्रत्याशियों का नाम अंकित है और 19 प्रत्याशियों का ऐलान आरएलडी ने कर दिया है। आरएलडी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। कितनी सीटें लेकर के आरएलडी जाएगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। राया मथुरा से वीरेंद्र सिंह आरएलडी प्रत्याशी है। बलदेव मथुरा से राम कृष्ण वर्मा आरएलडी प्रत्याशी हैं। राधाकुंड मथुरा से राजकिशोर आरएलडी को प्रत्याशी बनाया गया है। बागपत से रियाजुद्दीन आरएलडी प्रत्याशी बने हैं और खेखड़ा बागपत से रजनी धामी आरएलडी प्रत्याशी बनी है और मवाना मेरठ से अयूब कालिया आरएलडी के प्रत्याशी बने हैं। मोदीनगर से विनोद गौतम आरएलडी प्रत्याशी बने हैं। इसी के साथ साथ लोनी से रंजिता धामा आरएलडी प्रत्याशी बनाई गई हैं। पतला से रीता चौधरी आरएलडी प्रत्याशी बनाई गई हैं और गंगोह से शमा परवीन आरएलडी प्रत्याशी बनी हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।